देखो एक छोटा छोटा सवाल है इसमें, 5-6 है, इसको ध्यान से कर लिया जाए, ज़्यादा देर नहीं लगेगा। तो इसमें पहला सवाल है कि द डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 5 and 36। तो हम यहाँ पे जैसे तुरंत लिख लेंगे कि हमको 2 नंबर की बात कर रहा है, तो कि माना हमको क्या दिया गया है, इसका डिफरेंस मतलब x एंड y इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई, और x इंटू वाई इज इक्वल टू 36। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है इसकी वैल्यू। नहीं तो समझ में आ गया, डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। तो x का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/x, y का रेसिप्रोकल 1/y, इसका डिफरेंस मतलब 1/x माइनस 1/y। बस सॉल्व कर लिया, आसान है, y माइनस एक्स। अब देखो अगर हम इधर जो है माइनस साइन कॉमन ले लें, ये हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू -5। हाँ बस इतना। या फिर आप यहाँ अगर नहीं करना चाहो तो यहाँ कर लो, यहाँ माइनस साइन कॉमन लोगे तो क्या आएगा, x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई, माइनस सबकी वैल्यू रख दो 5/36। आप कहोगे कि ये तो माइनस आ गया, जबकि ऑप्शन में कहीं माइनस है नहीं। ये माइनस कहाँ से आया, माइनस आया अंतर से। ये दोनों संख्या है, उसका अंतर जो है 5 है। अगर मान लो y बड़ा होता तो अगर y बड़ा होता तो हम ऐसे लिखते x माइनस वाई। ये हमारा मानना है कि x बड़ा है, तभी ना ये पॉजिटिव आ रहा है। 5 से 3 घटाओगे तब ना 2 पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो हमारा ये मानना है कि x बड़ा था। तो ये जो है, अगर क्वेश्चन में क्या माना है कि y बड़ा है, क्योंकि ये पॉजिटिव कब आएगा, ये यहाँ पे इनके हिसाब से ये चीज़ 5/36 आनी चाहिए ना। आप समझ रहे हो बात हमारा, बस ये तो 36 आई, इनके हिसाब से इसकी वैल्यू 5 आनी चाहिए। तो हमने क्या माना है, हमने x को बड़ा माना है, तो x माइनस वाई 5 है, ये y को बड़ा माने हैं तो y माइनस एक्स 5 है। बस ये बात है। और अंतर है तो चाहे दोनों, अंतर का मतलब होता है कि बड़े वाले में छोटा वाला घटा लो, वही उसका अंतर है। तो वही मानने में दिक्कत है बस, कि इन्होंने y को बड़ा माना है, हमने x को बड़ा माना है, बस ये डिफरेंस है। बाकी कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया आपके, ये ठीक है। अच्छा, एक तो सवाल और लगाया जाए इसी बात पे। सवाल नंबर 2। हाँ देखो, ये सवाल थोड़ा समझने लायक है। जब तक अगर ये आपको दिखने लगे कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, तब जान लो कि हाँ काम सही चल रहा है। ठीक है, देखो हम दिखाते हैं क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम इज 660 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ। द हाइट ऑफ द रूम इज 11 मीटर, देन द एरिया ऑफ इट्स सीलिंग इज। फिर वही सबसे बेसिक बात कि लेट, अब कंपटीशन में क्या होता है कि हमको ये सब लिखना नहीं होता है, हम मान ही लेंगे कि एल मतलब लेंथ बताता है, ब्रेड्थ मतलब बी बताता है, हाइट मतलब एच बताता है। ठीक है, वहाँ हम लिखेंगे नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। लेंथ रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं है कि हम इसको इज्जत दे रहे हैं, ऐसा है कि जिस क्रम में आया है ये उस रेस्पेक्ट में। मतलब लेंथ है तो लेंथ एल से हो गया, विड्थ है तो बी से हो गया, हाइट है तो एच से हो गया, ये होता है, ये तो पता ही है। ठीक है, अच्छा अब देखो हम तुमको एक तो कमरा बना रहे हैं, उसकी चारों दीवार बना रहे हैं। ठीक, देखो ठीक है, ये देखो कमरा बन गया। देखो इसमें हम आपको दीवार दिखा रहे हैं, दीवार कौन कौन सी है। एक दीवार तो ये है, अरे गलत हो गया थोड़ा। देखो एक दीवार तो इसमें ये है। हाँ, क्या इसमें कलर भरने का ऑप्शन है?
कहीं से भरा जाता हो हमको पता नहीं, देखो हम करके दिखाते हैं कि दीवार कौन कौन सी है। 4 दीवार मतलब कौन कौन सी हो गई, देखो एक ये हो गई, ये जो जस्ट सामने सामने है, दिख गई ना, ये जो है जस्ट सामने की दीवार है। ठीक है, एक दीवार देखो ये है, ये इस बगल की दीवार हो गई। एक दीवार देखो ये है, ठीक है, एक दीवार इसके पीछे है। ठीक, अब आपको इसमें 4 दीवार दिख रही है। अच्छा, अब क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको लेंथ बिड्थ जो है इसका मान रहे हैं, तो इसको अगर हम एल बोल दें, ठीक है, तो इसको हमको बी बोलना पड़ेगा, इसको हमको एच बोलना पड़ेगा। और आप जानते हो कि अगर ये वाला पार्ट एच है ना, कि ये वाला पार्ट जो है ये एच है, तो ये वाला पार्ट भी एच होगा। जितना लंबा ये है उतना ही लंबा ये है। ठीक, ठीक है, ये वाला पार्ट बी है तो ये वाला पार्ट भी बी है, ये वाला पार्ट भी बी है, ये वाला पार्ट भी बी है। ठीक, समझ पा रहे हो आप? बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया। ये वाला पार्ट एल है तो ये वाला पार्ट भी एल है, और ये वाला पार्ट भी एल है, और ये वाला भी एल है। दिख गया आपको? ठीक है, और ये बी है, ये बी है, तो ये भी बी है और ये भी बी है। ये एच है तो ये भी एच है, ये भी एच है और ये भी एच ही है। ठीक, बस ख़त्म। 4 दीवार हमको दिख रही है। देखो अब इसका एरिया लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? एरिया ऑफ 4 वॉल्स, देखो कलर के अकॉर्डिंग लिखते हैं। ग्रीन वाला देखते हैं पहले। हाँ, ये कहाँ गया? देखो ग्रीन वाला जब देखोगे, ये वाला, ये तो है ना ग्रीन, ये किससे किससे मिलके बना है? तो ये बी से मिलके बना है और एच से मिलके बना है। आप देख पा रहे हो, ये एच, ये वाला पार्ट बी। ठीक, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? बी इंटू एच। ठीक, अब ये वाला, ये क्या है? पर्पल है या वायलेट है? पता नहीं, I don't know। देखो अब इसका एरिया हम लिखते हैं, तो ये किससे किससे मिलके बना है? देखो एल से मिलके बना है, ये वाला एल है ना, ये एल, और किससे मिलके बना है? और देखो इससे मिलके बना है, क्या हो गया? एल इंटू एच। ठीक, अच्छा, अब रेड वाला बात आ गई। रेड वाली, रेड वाला किससे मिलके बना है? ये तो साफ साफ दिख रहा है, एल इंटू एच से। ठीक, अच्छा, अब ये वाला, ये जो स्काई ब्लू वाला है, ये किससे मिलके बना है? हाँ, नहीं, ये बना है, रेड वाला बना है बी और एच से। सॉरी 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 सॉरी, रेड वाला बना है बी और एच से। एच ये है और ये बी है ना, तो ये बी इंटू एच से मिलके बना है। लेट मी मेक इट क्लियर। और ये बना है बी इंटू एच से। ठीक है, अभी कोई डिस्टर्ब वो कन्फ्यूजन नहीं है? रेड वाला बना है बी इंटू एच से, ग्रीन अब ये है, अब आ गया ये स्काई ब्लू वाला। स्काई ब्लू वाला बना है एल इंटू एच से। तो ये सब तो एरिया हो गया। ग्रीन वाले वाल का एरिया बी एच, पर्पल वाले वाल का एल एच, रेड वाले वाल का बी एच, ब्लू वाले का भी एल एच। टोटल एरिया, बस ख़त्म सवाल। अब देखो, अच्छा सवाल में क्या कहा है कि लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, एल इज इक्वल टू 2b,
एच इज इक्वल टू 11। अब देखो टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया है 660 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से जब पता करेंगे हम बी एच प्लस एल एच प्लस बी एच प्लस एल एच 660, आप अगर बुरा नहीं मानो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब आप फिर से बुरा नहीं मानोगे अगर हम इसको ऐसे लिख दें, ना, ठीक है। अब आप फिर से बुरा नहीं मानोगे अगर हम इसको ऐसे लिख दें, जब इतना देर तक आप बुरा नहीं माने हो तो आपको अब भी बुरा नहीं मानना चाहिए अगर हम इसको ऐसे लिख दें, ठीक। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अब आप फिर से बुरा नहीं मानोगे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ठीक है। यहाँ तक बुरा मानने की कोई बात नहीं है, ठीक है भाई, ठीक। अब फिर से आओ सवाल पे। सवाल क्या कह रहा है कि देन द एरिया ऑफ इट्स सीलिंग, इतने जितनी हमको इन्फॉर्मेशन दी थी वो सारी हमने नोट कर ली और उससे हम जो निकाल सकते थे निकाल लिए, एल बी एच निकाल लिए। अब ये मुझसे जो पूछे मैं वो सब बता दूंगा। मुझसे क्या पूछा ये कि एरिया ऑफ इट्स सीलिंग, सीलिंग मतलब ये छत ऊपर वाली, ठीक है। आपको थोड़ा और क्लियर करके दिखाते हैं छत कैसे दिखती है। छत दिखती है ऐसे, ये जो ऊपर है, ज़्यादा ही क्लियर हो गया, इतना भी क्लियर नहीं करना था। ये देखो ये जो ऊपर है ये छत है, छत को हम थोड़ा इस कलर से दिखा रहे हैं, ये वाला देखो, ये है छत, जब आप छत देखोगे तो छत का अगर हमको एरिया निकालना है तो छत भी जो है क्या है, रेक्टेंगल है। ये क्या है, ये बी है और ये क्या है, ये एल है, ठीक। तो छत का एरिया क्या हो जाएगा, बस हो गया सवाल ख़त्म। एरिया ऑफ सीलिंग, राइटिंग थोड़ी आज ख़राब है, एरिया ऑफ सीलिंग बराबर एल इंटू बी 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 200 मीटर स्क्वायर, बस ख़त्म, ठीक। अब आते हैं अगले सवाल पे। देखो इसमें एक बार इसको देख लेते हैं, इसमें किया गया हम लोगों ने, हमको जो इसने दिया था हमने वो फिगर बनाया भन्न से और हम वहाँ से एल बी एच की वैल्यू निकाले। उसके लिए क्या किए कि हमको ये बताया था कि लेंथ जो है वो 2 टाइम ब्रेड्थ के है, हम उसको लिखे। हाइट की वैल्यू उसने मुझे बताई थी और बताई थी कि चारों साइड का जो एरिया है वो हम कैलकुलेट करते गए ना, मगर ये ध्यान में रखते गए कि वहाँ पे क्या होगा कि लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, कौन कौन से दो साइड से मिलकर बनता है रेक्टेंगल, उसी दो साइड को मल्टीप्लाई करा दो तो एरिया बन जाता है ना। बस वही सब करते गए कि ग्रीन वाला जो था वो उससे बना था बी इंटू एच से, बस पीछे करके देख लेना कैसे कैसे, बस हो गया, ये सब हो गया, ठीक। उसके बाद जो है हम फिर हमको क्या बोला था कि इन सबको जोड़ दोगे टोटल एरिया चारों दीवार का तो 660 के बराबर हो जाएगा। हमने कहा ठीक है भाई जोड़ देता हूँ, जोड़ा। फिर इसने ही बताया था कि एच की वैल्यू 11 है, वो यहाँ रख दिए। फिर इसने ही बताया था कि एल इज इक्वल टू 2 भी है, तो हमने उसको यहाँ रख दिया, यहाँ से बी की वैल्यू आई, ठीक है। बी से फिर हमने एल की वैल्यू निकाली, एच हमको पता ही था, एल बी एच लिखा हमने। फिर हम गए कि भाई अब तुम पूछ क्या रहे थे, तो ये कहा कि मुझे सीलिंग का एरिया बता दो। सीलिंग का एरिया हमने देखा तो सीलिंग दो चीज़ों से मिलकर बन रहा है, एक एल से, एल वाली साइड ये है और ये बी वाली साइड है ना, ये बी वाली साइड है। तो एल इंटू बी अगर करेंगे तो हमको एरिया मिल जाएगा सीलिंग का। तो हमने यहाँ पे बस एल इंटू बी किया, हमको सीलिंग का एरिया मिल गया। डन। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने 2 कर लिया है, अब ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है।
ठीक। हाँ, ये आसान क्वेश्चन है, बहुत कुछ है नहीं इसमें। देखो कैसे है, आसान कैसे है। आसान ऐसे है कि हमको दिया है कि 10 इंटू 3x इज इक्वल टू 125। सवाल करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि आप उसमें x की वैल्यू निकालो, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि जो दिया है उसी को आप यूज कर डालो बस ना। तो कैसे करोगे, जैसे इसमें देखो, ये ऊपर वाला सवाल था ना, इसमें अगर हम चाहते तो यहाँ से और यहाँ से x और y की वैल्यू निकालते, उसके बाद उसको उसमें रख के करते, जैसा कि उसमें दिखाया किया गया है। मगर हमने क्या किया, हमने ऐसा नहीं किया, हमने बस इसको यूज कर लिया कि x माइनस वाई जो है 5 है, उसको रखा, x इंटू वाई 36 है, उसको रख लिया। तो दो तरीका होता है सवाल करने का, दिए हुए चीज़ों का यूज करके चाहे उसकी वैल्यू निकाल लो, चाहे दिए हुए चीज़ों का ऐसे ही यूज करो कि उसको हमको ज़्यादा तोड़ फोड़ न करना पड़े और सवाल आसानी से हो जाए, ठीक है। अच्छा, अगर हमको बहुत ज़्यादा ध्यान है ना, जो कि हमको ऑब्वियसली रहता है, तो हम 125 को अगर हमको जहाँ भी देखें तो एक बार ये करके देख लेना चाहिए इसको, कि इसको 5 का क्यूब लिख लेना चाहिए, ठीक है। और हमको एक बात पता होनी चाहिए कि a की पावर जो mn होती है, ये बराबर होती है a टू द पावर m, और ऐसे ब्रैकेट के बाहर n, मतलब ये भी पावर में ही है। ये किसकी पावर है, ये a टू द पावर m, इस पूरे की पावर है। इसको ही ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक। तो आप इसको जो है याद भी रख सकते हैं, ठीक है, कि चाहे हम जिसको अंदर बाहर कर सकते हैं, मगर कब, जब एम एन एन यहाँ मल्टीप्लाई में है, ठीक, ऐसा किया जा सकता है। बस यहाँ भी वही करेंगे, हम देखेंगे कि 3 यहाँ बाहर है, तो हम यहाँ पे 3 को बाहर लाएंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो जब पावर सेम है ना, और दोनों बराबर है, तो बेस को भी इक्वल होना पड़ेगा। तो ये बताता है कि 10 टू द पावर x जो है वो 5 है। बस ये हमारा काम था। अब हमसे पूछा है 10 टू द पावर माइनस 2x कितना है, तो हम क्या करेंगे, वही सवाल, वही चीज़, ये वाला -2 को बाहर रखेंगे और इसको वहाँ रखेंगे, इसकी वैल्यू पता ही है, बस हो गया। -2 यहाँ है ना, 1/5², 1/25, ये इसका आंसर हो गया। ये चीज़ बस हमको ध्यान में रखना है, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल का ये कौन सा नंबर का था, कितना हो गया, 1 2 3 हो गया, ठीक है। चौथा वाला लेते हैं। चौथा वाला क्या कहता है, हाँ, ये थोड़ा बढ़िया सवाल है, ठीक है। बढ़िया कैसे है कि व्हाट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी गेट अफेक्टेड इफ द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन ऑन बोथ द एंड्स ऑफ अ डेटा अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर रिमूव्ड। ऐसा कौन, जैसे मीन मीडियन मॉड 3 चीज़ होती है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी का जो मापन होता है उसमें 3 चीज़ होता है, मीन, मीडियन और मोड, ठीक। मीन क्या बताता है, मीन एवरेज बताता है, ठीक है, एवरेज। मीडियन क्या बताता है, ये बिटवीन वाला जो बीचों बीच है उसके बारे में बताता है, ठीक है। मोड क्या बताता है कि जो सबसे ज़्यादा होता है उसके बारे में बताता है, ठीक है। ये बोला है कि डेटा अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मान लो हमारे पास कुछ डेटा है, डेटा क्या होता है, कुछ भी चीज़ रख लो वो डेटा होता है। मान लो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कुछ मान लो कि मेरे पास 12 स्टूडेंट हैं, 12 क्या 15 स्टूडेंट हैं, और उनके उनके मार्क्स जो है कुछ ऐसे लिखे हुए हैं। मैं तो डिसेंड आउट ऑफ 10 ही है, मैं देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ उसको। पंद्रह स्टूडेंट थे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, ठीक। आउट ऑफ 10 15 स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ठीक है। अब देखो, हमने बताया मीन क्या होता है, मीन एवरेज होता है। एवरेज कैसे निकालोगे आप, इन सबको ऐड करोगे, उसको 15 से डिवाइड करोगे तो वो एवरेज होगा।
ठीक है, मोड क्या होगा कि जो सबसे ज़्यादा मार्क्स है, जो सबसे ज़्यादा बार, जैसे 4 यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार है ना, तो 4 क्या है, 4 इसका मोड है। और जो बीचों बीच होगा ना, बीचों बीच कौन सा होगा पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला बीचों बीच है, ये इसका मीडियन हो जाएगा। ठीक, देखो इसके इधर भी 7 टर्म है, इधर भी 7 टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो बीचों बीच इधर यही हुआ, तो ये मीडियन हो गया। और जो सबसे ज़्यादा बार है वो मोड है, और इन सबको जोड़ के 15 से डिवाइड कर दो तो वो मीन हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमको क्या बोला, हमको बोला कि अगर हम इसके दोनों साइड से 2 टर्म हटा दें, एक इधर से गायब कर दें और एक इधर से गायब कर दें। ठीक, अच्छा, तो हमसे बोला कि क्या क्या चेंज होगा, तो हम देखो, हम जान रहे हैं कि हमने मीन में सब चीज़ ऐड किया था ना। अगर हम 2 नंबर हटा देंगे इसमें से, तो मीन क्या था, पहली बात तो ये 13 नंबर में अब जोड़ा जाएगा, ऊपर भी सम जो इसका था वो भी तो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब कि मीन में तो चेंज होगा भाई ना, सही बात है। अच्छा, अब मीडियन में आते हैं। मीडियन क्या होता है कि जो बीचों बीच में संख्या है, मीडियन में हम एक नंबर इधर से हटाए, एक इधर से हटाए। अब फिर देखें कि भाई देख लेते हैं अगल बगल कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, और इधर 1 2 3 4 5 6, 6 बराबर है। तो हमने कहा भाई मीडियन में नो चेंज आया। ठीक है, अच्छा, अब फिर ये बोला कि भाई मोड में बताओ, तो यहाँ तो देखने पे लग रहा है कि मोड में भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि 4 कम तो हुआ नहीं है, 4 तो 4 ही बार है। अच्छा, बट अगर यही 2 की जगह 4 होता, मान लो कि सबका 4 ही होता ना। अब देखो इसका एग्जांपल, मान लो यहाँ पे हम 8 लिख दे रहे हैं, कुछ बदलेगा नहीं इससे ना। मान लो ये नंबर है, 15 लड़कों का नंबर है, 10 10 8 8 8 8 6 6 5 5 4 4 4 4 4 4 4। ठीक है, तो इसका कुछ मीन निकलेगा, मीन चेंज होगा अगर हम 10 या 4 हटा देंगे, क्योंकि 10 4 हटाओगे तो 13 नंबर में आएगा, पहले वाले से तो पहले 15 नंबर में था, 13 नंबर में है। और क्या है कि इसका सम भी बदलेगा, 10 और 4 आप हटा दोगे, किसी नंबर से 14 घटा दोगे तो अंतर आएगा ही। मीडियन में कोई अंतर नहीं आया, पहले 7 7 नंबर इधर उधर थे, अब 6 6 नंबर हैं, अब भी बीच में यही है 6, तो इसका मीडियन हो गया। अब मोड में क्या है, देखो पहले जो है ये 4 बार था, 5 बार था, 4 4 5 बार था। अगर हम इसमें से एक बार हटा दिए ना, तो अब कितनी बार रह गया, अब ये 4 बार रह गया। ठीक, 4 बार रह गया ना। अच्छा, 4 बार ये रह गया और 4 ही बार 8 है। चार ही बार 8 है, 4 ही बार 4 है, तो मोड क्या हो जाएगा, 4 और 8 दोनों मोड हो जाएगा। पहले कितना मोड था, पहले केवल 4 था, अब क्या हो गया, 8 भी मोड में आ गया, 4 भी मोड हो गया। समझे, मतलब मोड भी चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या क्या चेंज हुआ भाई, मीन भी चेंज हो गया और मोड भी चेंज हो गया। ठीक, तो मीन और मोड जो है वो चेंज होगा, तो इसका जो आंसर है वो ये है। ठीक, मीडियन चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये बात आगे समझ में, क्योंकि मीडियन इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि अगल बगल कितना है, कितनी बार है, उसका जोड़ने घटाने पे क्या आ रहा है। मीडियन से मतलब ही नहीं है, मीडियन है कि भाई दोनों तरफ रहो बराबर बराबर संख्या में, बस मुझसे इससे मतलब है। ठीक, और दोनों तरफ पहले बराबर बराबर था, अब जो एक एक कम हो गया, तो कह रहा है कि एक दोनों तरफ से हो गया क्या कम, तो कहा हाँ, तो कहा अच्छा अब भी तो बराबर ही हो, कहा हाँ बराबर है, तो कहा ठीक है फिर मीडियन नहीं चेंज होगा, मोड चेंज हो गया, मीन भी चेंज हो गया। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक, और अगला वाला, ये था शायद 4 नंबर, 5 नंबर का सवाल उठाया जाए। हाँ, ये 5 नंबर का सवाल, ये बहुत आसान सवाल है, आसान इन द सेंस कि बस समझना है बस कि इसको किया कैसे जाता है। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। अगर हम और तुम मिलकर कोई काम कर रहे हैं, 12 दिन लग रहा है उसको, इसका मतलब है
कि हम लोग एक दिन में उस काम का 1/12 भाग करेंगे। फिर अगले दिन मान लो जैसे अगर हम तुम मिलकर कोई काम कर रहे हैं 2 दिन में, मतलब कि आधा काम आज करेंगे, आधा काम कल करेंगे। आधा मतलब क्या होता है 1/2 ना, मतलब कोई काम कितना है 1 है, दिन कितना है 2 है, तो एक दिन में कितना काम होगा जितना काम है बटे जितना दिन है, मतलब एक काम था और 2 दिन मतलब 1/2। एक दिन में कितना काम होगा 1/2। हम ही तुम अगर 4 दिन हमको मिल जाए कोई काम करने के लिए, ठीक है, कि हमको मिलकर एक सिलेबस ख़त्म करना है, तो हम कहें ठीक है 4 दिन में हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको 4 दिन मिला हुआ है तो हम क्या करेंगे उसको 4 भाग में डिवाइड कर देंगे। एक दिन में कितना करेंगे 1/4 ही करेंगे। 1/4 आज करेंगे, 1/4 कल करेंगे, फिर 1/4 परसों करेंगे, फिर 1/4 नरसों करेंगे। ठीक है, तो मिलके पूरा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो एक जो काम हमको मिला था वो खत्म हो जाएगा। आ गई बात समझ में। इसी तरह अगर हमको 12 दिन दिया जाए तो हम कल कितना काम करेंगे। अगर कल से चालू हो रहा है, हमको 12 दिन मिला है कि 12 दिन में तुम दोनों लोग ये काम खत्म करो, तो हम क्या करेंगे कल कितना काम करेंगे, कल 1/12 काम करेंगे। परसों क्या करेंगे, परसों भी 1/12 करेंगे। नरसों भी रोज रोज 1/12। तो जब 12 दिन का ये ऐड होगा तो ये मिलके 1 हो जाएगा। तो एक काम जो है वो 12 दिन में खत्म हो जाएगा। अब हमको लगता है आपको बात समझ में आ गई। समझदार तो हैं आप, बस आप समझते नहीं हैं। नहीं नहीं समझते हैं आप। ठीक है, चलो। तो ए एंड, अब सीरियसली बीइंग लिटिल सीरियस अबाउट द सब्जेक्ट, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। तो कैसे लिखें इसको, एक दिन में ये 12 दिन में ख़त्म कर रहा है ना, तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/12 काम करेगा ये, 1/12 भाग काम का। ठीक है, इसी तरह अब अगला क्या कह रहा है कि बी एंड सी इन 15 डेज, कि जो बी और सी है 15 दिन में कर रहा है। तुम कहे ठीक है भाई एक दिन में कितना करेगा, तो 1/15 करेगा। इसी तरह सी एंड ए, ये एक दिन में कितना करेगा, ये 1/20 काम करेगा। ठीक है, अच्छा और क्या है, अच्छा बस इतना ही है। हमसे ये पूछा कि हाउ लॉन्ग वुड ए टेक सेपरेटली टू डू द सेम वर्क। ये बोला कि दो लोग ए और बी करेंगे तो एक दिन में 1/12 काम, बी और सी करेंगे तो एक दिन में 1/15 काम, सी और ए करेंगे तो एक दिन में 1/20 काम। हमने सोचा देखते हैं कि अगर तीनों को लगा दिया जाए तो क्या होता है। तो एक, ये दो, ये तीन, तीनों को देखो ऐड कर देते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। ठीक, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो ए 2 बार है तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। अब आप इसका एलसीएम निकालोगे, एलसीएम 60 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मुझे पता है, मैंने देखा हुआ था। तो 12 पंचे 60, यहाँ 5 आ जाएगा, 15 चौको 60, तो 4 1 जा 4, यहाँ 4 आ जाएगा, 23 जा 60, 3 आ जाएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 12/60। ठीक, अब आप देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूँ, कैसे, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, 12 का नंबर 12, ये हो गया 5 ना, 2 इधर गुणा में है ना, इधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा, नीचे वाले के साथ आ जाएगा, तो 5 2 10 हो जाएगा। ठीक, ठीक है। इसका मतलब कि ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1/10। मतलब कि अगर ए बी सी तीनों लोग मिलकर काम किए तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/10 काम करेंगे। काम का 1/10 भाग करेंगे। आई बात समझ में। दो लोग कर रहे थे ए और बी, तो 1/12 भाग काम किए। ठीक, एक दिन की बात हो रही है। बी और सी दोनों लोग किए तो 1/15 किए, सी और ए किए तो 1/20 किए। तीनों को अगर लगा दिया गया तो तीनों ने मिलकर 1/10 काम किया। अब ये बोला है कि ए अकेला कितना काम करेगा। इसका मतलब कि बी और सी काम नहीं करेंगे। बी और सी दोनों मिलकर कितना काम करते थे एक दिन में, 1/15 भाग ना। बी और सी दोनों मिलकर 1/15 करते थे।
ए बी सी दोनों मिलके 1/10 कर रहे हैं, तो हमने क्या किया कि तीनों वाले में से दोनों वाला घटा दिया, हमको खाली ए चाहिए, तो केवल ए को छोड़ा। अब आप देखो ये इतना माइनस इतना, अब इधर से भी पहले इसको माइनस इसको, बस हो गया ख़त्म। ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 33 माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा ए इज इक्वल टू 1/30। ठीक, अच्छा तो ये तो एक दिन का है, क्या चल रहा था ये ऊपर जो लिखा हुआ है, एक दिन में ए और बी द्वारा किया गया कार्य ना, तो एक दिन में ए काम करेगा, राइटिंग के लिए सॉरी, एक दिन में ए करेगा 1/30 भाग काम का। ठीक, अतः एक काम मतलब पूरा काम, एक काम करने में बस इसी को उल्टा कर दो, ख़त्म। ठीक, क्या सही चल रहा है क्या? अच्छा, इसका आंसर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ तो तुमने भेजा है। ठीक, धिन धिन धा धिन धिन धा धिन धिन धा धिन धिन धा धिन धिन धा, हाँ सही। ठीक, हमने इसमें क्या किया कि हमने एक एक दिन का निकाला, हम कहा भाई ठीक है तुम महीना महीना करोगे, मुझे एक दिन से मतलब है, एक एक दिन रोज रोज काम करो। तो एक दिन में ए और बी द्वारा किया गया कार्य 1/12, जैसे समझाया हमने कि हमको कोई दिया हो भाई तुम दोनों के पास 4 दिन है ये काम करो, तो हम क्या करेंगे, हम लोग आलसी आदमी हैं, हम लोग बांट देंगे, तो एक के दिन नहीं करेंगे, क्या करेंगे कि 1/4 काम एक दिन में करेंगे, फिर अगले दिन फिर से 1/4 काम करेंगे, फिर अगले दिन फिर से 1/4 काम करेंगे, फिर अगले दिन फिर से 1/4 काम, चौथाई चौथाई भाग रोज करते रहेंगे, तो 4 दिन में ऐड होके वो एक काम हो जाएगा। इसी तरह ए और बी को 12 दिन में काम करते हैं ये, इसका मतलब कि ये एक दिन में कितना काम करते होंगे 1/12। इसी तरह बी और सी का क्या है 1/15 काम करते होंगे, सी और ए कितना मिलकर करेंगे 1/20 काम करेंगे। ठीक है, और सबको जब सबको अगर जब हमने जोड़ा ना, जब इनको हमको सबने इनको सबको जोड़ दिया गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद ये पता चला कि जब तीनों लोग मिलके काम कर रहे हैं तो एक दिन में 1/10 काम कर रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है तीनों मिलके कर रहे हैं 1/10 कर रहे हैं, मुझे ए का चाहिए, मैंने बाकियों को निकाल दूंगा इसमें से, बाकियों को इसमें से माइनस कर दिया मैंने ना, तो हमको मिल गया, बाकियों को माइनस किया तो ए का पता चला कि भाई ये एक दिन में 1/30 काम करता है। तो हमने जब हमें पता चला कि एक दिन में 1/30 काम करता है, तो मतलब इसको कितना दिन लगेगा काम करने में, 30 दिन लगेगा काम करने में, तब ना जाके वो एक बनेगा, 1/30 1/30 1/30 ऐसे ऐसे 30 दिन ना। आपके समझ में आ गया, दिस इज सिंपल। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज। ठीक, अब यहाँ पे लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या था, अगला सवाल है 6 नंबर वाला शायद, हाँ यही बढ़िया सवाल है, बढ़िया इन द सेंस कि छोटा सवाल है बट स्कोरिंग है, नंबर दिलाता है। ठीक है, कैसे है देखो, जैसे इसमें क्या है कि हमको इसका वर्गमूल चाहिए। वर्गमूल क्या होता है भाई कि हमसे कोई कहे कि स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको बोलेंगे कि इसका आंसर ±5 है। हाँ, क्या ये सही बात है बताओ? नहीं, इसका जो आंसर होता है, आंसर इसका आंसर केवल 5 होता है। आप कहोगे +5, हाँ भाई वही +5, जब कुछ नहीं लिखा होता तो प्लस होता है ना, वो पॉजिटिव नंबर होता है, तो इसका आंसर केवल 5 होता है। 5 मतलब वही +5, -5 नहीं होता है कभी भी। जब ये वाला चीज़ लिखा होता है, ये जो ये वाला सिंबल है, ये वाला प्यारा वाला सिंबल, ये वाला, ऐसे ही तो बनाते हैं इसको ऐसे ना, तो इसका जो आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है, ये हम हमेशा दिमाग में हम रखे रहेंगे। ठीक है, जब आप
और बड़ी क्लास में आते हो वेरिएबल्स में, जब ये लिखा जाता है ना ये बहुत बच्चे क्या करते हैं कि इसका आंसर लिखेंगे प्लस माइनस एक्स, इसकी गलत है। इसका आंसर मॉड एक्स होता है। मॉड आप जानते हो सबको पॉजिटिव कर देता है। मॉड 5 इज इक्वल टू 5, मॉड माइनस 10 इज इक्वल टू 10, मॉड 0 इज इक्वल टू 0, मॉड 5 इज इक्वल टू 5 ना। तो इसका जो आंसर होता है वो मॉड एक्स होता है, ताकि अगर एक्स नेगेटिव भी रहा हो तो अब पॉजिटिव हो जाए। तो ये हमेशा याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बेसिस पे भी बहुत सवाल बन सकता है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए। तो हमेशा याद रखेंगे स्क्वायर रूट जो अगर ये कहीं सिंबल लगा हुआ है तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक। तो अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होगा, 5 होगा, ना कि -5 होगा, ठीक। ये तो रही एक जनरल नॉलेज वाली बात। अब हम आते हैं अपने सवाल पे, ठीक है। हमको स्क्वायर रूट चाहिए, जैसे यहीं से समझ लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 25, इसका मतलब कि हमको कोई ऐसा एक्स चाहिए जिसका स्क्वायर करने पर 25 आ जाए। अगर हमको यही एक्स पता चल जाए तो वही जो है स्क्वायर रूट हो जाता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके, ठीक है। इसका मतलब कि हमको एक ऐसा एक्स चाहिए जिसका हम स्क्वायर कर दें तो इतना आ जाए। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? आ गई बात समझ में, ठीक। अगर हम इस नंबर को किसी ऐसे फॉर्म में लिख पाए तो ये जो अंदर रहेगा यही एक्स हो जाएगा, यही इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि सब ठीक ही ठीक तो है, गलत क्या है। अब आते हैं हम अपने मेन काम पे, जो हमारा मेन काम है, इसको सोचते कैसे हैं। हम एक फार्मूला जानते हैं कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, हमको इसको जो है इसी फॉर्म में लिखना है ना। अंदर कुछ लिखा हो और उसका स्क्वायर लगाओ। अब देखो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप ये चीज़ देखो, ये चीज़, ठीक। और जो दिया हुआ है ना, ये चीज़ देखो, कौन कौन सा, ये दोनों देखो ना, एक ये एक ये। तो आप थोड़ा सा ये देख पाओगे कि जो 2ab है ये कुछ इस तरह का है, और जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ये कुछ इस तरह का है, ठीक। इसका मतलब कि अगर हमको कोई ऐसा नंबर पता चल जाए जिसका मल्टीप्लाई करने पर ab करने पर √10 आ जाए और ऐसा करने पर ये आ जाए 7, तो हमारा काम बन जाए बस। अब देखो जो इसके अंदर ये लिखा हुआ है ये √10, इसको हम केवल इस भाग में तोड़ सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो क्या आप मुझसे गुस्सा हो जाएंगे? नहीं होगे भाई, क्यों? क्योंकि मैंने सही लिखा है, ऐसे ही गुस्सा हो जाओगे। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा धीरे धीरे कि देखो ये 2, ये बन गया a, ये बन गया b ना। अब आपको धीरे धीरे दिख रहा होगा, धीरे धीरे। अब इसी 7 को मैं 5 प्लस 2 लिखूंगा, इसको देखो मैं ये लिखूंगा, कोई दिक्कत परेशानी की बात? तो आप कहोगे नो सर, ये √5 का स्क्वायर हो गया, ये √2 का स्क्वायर हो गया, और ये ऐसे हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा क्या ये तुम्हें कुछ ऐसा दिख रहा है, तो आप कहोगे हाँ मास्टर दिख रहा है ना। इसका मतलब कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ये किसकी जगह आ गया, ये आ गया 7 प्लस
2√10। इसको हमने सॉल्व करके ये लिख दिया। अब इसी को आप खोल दोगे तो फिर से यही आ जाएगा। देखो दिखा रहे हैं कैसे, √5 + √2 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2√ab, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2, ये अंदर जाएगा 5 दूनी 10, 7 + √10 2√10। ओके, अब हम फिर से सवाल को पढ़ेंगे एक बार। हमसे सवाल क्या कह रहा था कि इसका वर्गमूल बताओ। तो हमने एग्जाम्पल से यहाँ समझा कि अगर हमसे कोई कहे कि वर्गमूल बताओ 25 का, जैसे हमसे बोला 25 का, तो हमको कोई ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिसको हम ऐसा लिख पाएँ x² के फॉर्म में। ठीक, अब हमसे पूछा है कि स्क्वायर रूट बताओ भाई किसका। ना 7 + 2√10, हमसे क्या बोला, स्क्वायर रूट बताओ 7 + 2√10। तो हम कहा भाई यही चीज़ तो ये भी लिखा हुआ है ना, स्क्वायर रूट ऑफ √5 + √2 का होल स्क्वायर। अब जैसे एग्जाम्पल में था कि स्क्वायर रूट ऑफ 25, अगर यही है 25 की जगह हम 5 स्क्वायर लिख देते, 5 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाता है, इसका आंसर 5 आ जाता। भाई समझ गए ना, स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या है, 5 है। तो इसी तरह किसी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है भाई, नंबर होता है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, ये नंबर हो गया। ठीक, फिर से एक बार, हमसे बोला था स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसका, तो हमने क्या किया, हमने एग्जांपल देखा समझने के लिए कि भाई 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 5 होता है। मतलब कि हम स्क्वायर रूट क्या होता है, कोई हमको ऐसा नंबर मिल जाए जिसको हम x², कोई ऐसा x मिल जाए कि x² = 25 आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ हमने देखा कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ 25 मतलब 5 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर कितना होता है, 5 होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाता है। ठीक, हमने सोचा कि भाई ये ऐसा सिंपल से तो मिलेगा नहीं, ऐसा करते हैं कि इसको एक परफेक्ट स्क्वायर में लिख लेते हैं। तो स्क्वायर में लिखे तो हमको ये मिला कि अब हम इस जो हमारा क्वेश्चन था स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 2√10, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ √5 + √2 होल स्क्वायर। ठीक, तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट गया, ये इसका आंसर आ गया। तो इधर लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 2√10, ये हो गया √5 + √2। ओके।